हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट उर्दू हो जाता है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, बिना स्किप किए हुए चीज़ों को समझिएगा। और एक चीज़ है जो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इतना शॉर्ट में बताएं कि अगर 25 मिनट में कोई क्लास पूरी हो जाए और यानी हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा हो तो जो हमारे बारे में सोचे। लेकिन डियर, कहना चाहेंगे हम कि देखिए, शॉर्टकट से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर शॉर्टकट से सभी को कुछ मिलने लगे और वो सक्सेस होने लगे तो फिर लोग क्या करें, लॉन्ग रास्ता ही क्यों अपनाएं। हम लोग जब क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना संघर्ष करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं और उसके बाद हम कहाँ पे पहुँच पाते हैं, तो अपने मेन टारगेट पर पहुँच पाते हैं। तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए, शॉर्ट विधि हम चाहें, हम आपको 10-15 क्वेश्चन हम ले आएँ और हम आपसे कह दें कि आप ये नोट कर लो और आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, होगा भी, आपका अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया है ये कि जो क्वेश्चन हम बता देंगे वो आएंगे और आएंगे तो आएंगे, श्योर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप इतना शॉर्टकट कैसे कर सकते हो? बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं ठीक होता है। ये है, हाँ भाई, 6 महीने से पढ़ाई हो रही है, कुछ लोग घर की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, जॉब पे जाते हैं और भी दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए क्या है भाई, आप एक महामैराथन देख लें, तो महामैराथन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एक दो और भी जो ऐसे क्लास लेकर आएंगे जिसमें चीज़ों को क्या और भी सरल भाषा में उसको बताएंगे, वो क्लास आप अटेंड कर लें, तो इस तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी डियर। मगर ये चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट अगर कोई आपको बताता है यानी आपको वो अंधेरे में रख रहा है। 6 महीने की पढ़ाई 25 मिनट में कोई भी कंप्लीट नहीं करा सकता, ये हम आपको लिख कर दे रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, आपका जो ज्ञान है आप 6 महीने से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अगर 25 से 30 मिनट में फास्टली रिवीजन आपका करा दें तो क्या होगा, चीज़ें आपकी और भी पक्की हो जाएंगी और आप क्या करोगे, अच्छा सा परफॉर्मेंस कर ले जाओगे, है ना। बाकी जो मैं कहना चाहती हूँ आप वो समझ गए हैं। और जो भी अगर आपसे ऐसा कोई कहता है कि हम 20 मिनट की क्लास में, 30 मिनट की क्लास में आपको 6 मंथ का पढ़ा देंगे, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। और कहते नहीं, धोखे से सावधान रहें, धोखा ना खाएं, क्योंकि आपने जो एडमिशन लिया है तो वो किसके लिए लिया है, आपको एक सीट चाहिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपने 2 ईयर इसमें लगा दिए और उसके बाद आपने जो इतनी मेहनत ये करेंगे, अभी तो अब स्टार्टिंग है, कहते नहीं अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो ये पिक्चर भी आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपकी सीट पक्की होगी। लेकिन शॉर्टकट कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। और चलिए, कोई बात नहीं, काफ़ी लॉन्ग बात हो गई, लेकिन हमने कहा ये चीज़ कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग भ्रम में डाल देते हैं, बहुत लोग लालच देते हैं कि नहीं हम 20 मिनट की क्लास में आपको 6 महीने की पढ़ाई करा देंगे। भाई, कोई करा दे तो उससे बेहतर तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी ये नहीं है, ये सिर्फ भ्रम करने वाली बातें हैं, भ्रमित कर देते हैं बंदे को और कुछ नहीं है। खैर, चलिए हम लोग चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, जो आपका सब्जेक्ट उर्दू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसके लिए आपको थोड़े से जो चीज़ें हैं, जैसे उसके मानी मतलब भी समझने रहेंगे। मानी मतलब ये होता है कि जैसे अमोजिश हमने कह दिया तो आपको पता ही नहीं है कि अमोजिश कहते किसको हैं, और जब हम आपसे कहेंगे अधिगम या लर्निंग या सीखना, तो आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि अधिगम के बारे में पूछ रहे हैं, तो अधिगम क्या है, हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं और जीवन पर्यंत हमारी शिक्षा हमको मिलती रहती है, यही तो अधिगम है ना। और इससे क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन उर्दू में अगर हमने पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हैं कि भाई अमोजिश होता क्या है, हमको पता ही नहीं है, तो हम इसके बारे में लिखें क्या। तो सबसे पहले आपको हम इन चीज़ों से रूबरू कराते हैं।
यानी इन चीज़ों से मिलाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम फटाफट से इसको समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चीज़ें अच्छी लगें तो एक लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए, अमोजिश जो आपका होता है, अमोजिश का मतलब होता है अधिगम। अधिगम मतलब सीखना यानी लर्निंग। उसके बाद आपका है इक्तसाब या तहसील। देखिए, हम उसकी हिंदी भी लिख कर लाए हैं और उसका जो मतलब होता है वो भी लिख कर लाए हैं, तो इससे आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो इक्तसाब कहीं पर आए या तहसील कहीं पर आए तो इसका मतलब होता है अर्जन मातृभाषा। और उसके बाद है इदराकी उकूफी। तो इदराकी यानी संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, तो ये बुद्धि से जुड़ा होता है, माइंड से जुड़ा होता है ना। तो इदराकी या उकूफी। तरसील, तरसील यानी संप्रेषण, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, है ना। कि क्या होता है, दो मनुष्य जब आपस में बातचीत करते हैं, जब दो मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और यही क्या होता है, यही तरसील होती है, यानी संप्रेषण होता है। तो आप सोचिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा एक सब्जेक्ट ही उर्दू है। उर्दू का मतलब ये है कि भाई आपकी लैंग्वेज है और इसमें यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। तो इसके मानी तो आपको पता होने चाहिए। अंदाज़े नज़र, तो अंदाज़े नज़र यानी उपागम हो जाता है। हवा से खमशा, तो इसका मतलब क्या होता है, इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जैसे हमारे हाथ, आँख, नाक, ये इंद्रियां ही तो हैं। उसके बाद सियाक व सबाक, तो सियाक व सबाक होता है संदर्भ। और समयी ज़राई, समयी ज़राई यानी श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिससे हम सुनकर क्या करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, यानी हम तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये समयी ज़राई है। समयी ज़राई यानी सुनकर तालीम को हासिल करना। बसरी ज़राई, बसरी ज़राई यानी होता है दृश्य सामग्री, यानी हम देख कर जिससे तालीम हासिल करें, यानी हम जिससे शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, उसके बाद होता है समयी व बसरी ज़राई। तो समयी व बसरी ज़राई यानी श्रव्य दृश्य सामग्री जिससे हम देख कर भी, सुने भी और देखें भी और तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो होता है समयी व बसरी ज़राई। अब है समूलियाती तालीम। तो समूलियाती तालीम यानी समावेशी शिक्षा, यानी अब शिक्षा कैसी है, समावेशी शिक्षा है, यानी कैसी तालीम है, तो समावेशी तालीम यानी समूलियाती तालीम है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसमें किसी प्रकार का हमें क्या करना है, अंतर नहीं करना है, और क्या करना है, एक ही छत के नीचे हमें शिक्षा देनी है, यानी हमें तालीम देना है एक ही छत के नीचे, एक जैसी, ना उसमें लड़का ना लड़की, किसी का भेदभाव नहीं करना है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है, जात पात का भेदभाव नहीं करना है, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना है। उसी में हमको क्या करना है, वही शिक्षा जो कहलाती है, वही यानी तालीम जो कहलाती है वो समूलियाती तालीम हो जाती है। ठीक है, मुसलसल जामी है। मुसलसल जामी यानी सतत एवं व्यापक। सतत, मुसलसल यानी कहते नहीं कोई चीज़ मुसलसल चल रही है, यानी लगातार चल रही है। तो जहाँ पर ये चीज़ आया मुसलसल जामी यानी सतत और व्यापक हो जाता है। सतत एवं व्यापक यानी लगातार और बड़े क्षेत्र में, है ना। तो फैले हुए क्षेत्र में, और सतत यानी लगातार होता है, तो मुसलसल जामी है। उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, मुआदिन अमोजिश यानी सुगम करता। तो सुगम करता किसको कहते हैं, सुगम करता जो शिक्षक है, यानी जो मुअल्लिम है, जो क्या कर रहा है, तालीम दे रहा है। तो वो जो मुअल्लिम है वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को तालीम दे रहा है, तो यानी वो सुगम करता है, यानी वो मुआदिन अमोजिश है। क्यों, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो तालीम दे रहा है, जो शिक्षक है, जो टीचर है, जो मुअल्लिम है, तो उसको ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटना मारना नहीं है, वो सुगमकर्ता के रूप में काम करता है, यानी मुआदिन अमोजिश के रूप में काम करता है। और बच्चा अगर कहीं पे अटक रहा है, कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे को बताना है, बस ये चीज़ है, तो इसलिए इसको सुगमकर्ता कहते हैं। तो मुआदिन अमोजिश। और मफरूज़ात, मफरूज़ात यानी परिकल्पना, है ना। जैसे कहते हैं कल्पना करो, कल्पना की बच्चा कैसे जब कहानी सुनता है तो बच्चा कल्पना में चला जाता है। तो मफरूज़ात। मुआलज़ाती इस्लाही, मुआलज़ाती इस्लाही,
तो उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक यानी उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, यानी उसका इलाज कर दिया, तो वो उपचारात्मक शिक्षण हो जाती है। तो उसी को मुआलजाती कहते हैं, इस्लाही कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका मनोगत्यात्मक यानी नफ्सी हुर्की। नफ्सी हुर्की क्या होता है? तो नफ्सी हुर्की मनोगत्यात्मक यानी फाइन मोटर स्किल, है ना, कि फाइन मोटर स्किल यानी नफ्सी हुर्की। और जिन्स यानी लिंग होता है कि भाई ये जिन्स कौन, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो होते हैं ना, और संस्कृत में 3 होते हैं, नपुंसकलिंग भी उसमें जोड़ दिया गया। तो यानी जो जिन्स यानी लिंग। और ज़बान की महारतें, तो ज़बान की महारतें यानी भाषा कौशल, तो कौन कौन सी है? सुबह पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कुछ चीज़ें देखिए, हर एक चीज़ भाई लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप कुछ भी पढ़े, चीज़ें तो नहीं बदलेंगे, सिर्फ भाषा बदलेगी। और जब भाषा बदलेगी तो उर्दू में जो चीज़ कहा जाता है, जैसे ज़बान की महारतें, तो ज़बान की महारतें उर्दू में कह लिया, भाषा कौशल आपने हिंदी में कह लिया, और लैंग्वेज स्किल आपने इंग्लिश में कह लिया, लेकिन चीज़ तो एक ही है, उसका यूज़ तो एक ही है ना। तो ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपका है तहसीली हुसूली महारत। तो इसमें कौन सा होता है? तहसीली हुसूली यानी ग्रहणात्मक यानी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव यानी हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, ठीक है ना, तो यानी आप रिसीव कर रहे हो। हम लिख रहे हैं तो आप उसको पढ़ रहे हो, यानी आप रिसीव कर रहे हो, अंदर आप अपने उसको क्या कर रहे हो, अपनी चिप, अपनी मेमोरी में उसको फीड कर रहे हो। तो ग्रहणात्मक यानी तहसीली हुसूली ये हो जाता है आपका। और आखज़ी महारत, आखज़ी भी महारत या आ जाए या तहसीली या हुसूली महारत आ जाए तब भी मानी एक ही है, यानी ग्रहणात्मक कौशल। और जो आप ग्रहण कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? इसको रिसीव कर रहे हो ना, तो वो रिसिप्टिव स्किल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिसिप्टिव स्किल। और उर्दू में कहेंगे तहसीली महारत और हुसूली या आखज़ी महारत, और हिंदी में ग्रहणात्मक कौशल कहेंगे। तो कौन कौन से हो जाते हैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, हिंदी में भी ये चीज़ बताई थी कि सुबह पाली से आपको इसको याद रखना है, ये 4 कौशल होते हैं। तो इसमें जो सुनना और पढ़ना है, आप देखिए हमारी बात को सुन रहे हैं तो क्या ग्रहण करने हैं, रिसीव कर रहे हैं, है ना, तहसीली हुसूली महारत कर रहे हैं। तो और पढ़ रहे हैं तो वो भी आप ग्रहण कर रहे हैं और अपनी मेमोरी में फीड कर रहे हैं। तो ये कौन से हो जाते हैं? ये 2, पहला और तीसरा, यानी सुनना और पढ़ना, ये हो जाता है ग्रहणात्मक। ग्रहणात्मक जिसको आप कहेंगे तहसीली महारत या हुसूली महारत या आखज़ी महारत, ठीक है। और उसके बाद बोलना और लिखना, जैसे आप हमको कोई बात बताएंगे तो कैसे बताएंगे? आप अपनी अभिव्यक्ति पेश कर रहे हैं हमारे सामने, तो यानी आप हमारे सामने कोई बात रख रहे हैं, तो आप हमसे कैसे, आप बोलकर हमसे कोई बात बताएंगे ना, और या आप लिख कर हमसे कोई बात बताएंगे। तो ये आपकी कौन सी हो जाती है महारत? तो ये अभिव्यक्तिकात्मक महारत हो जाती है। और इसको क्या कहते हैं? इसको तामीली तख्लीकी महारत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? उसके बाद चलते, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही इसी में से सॉल्व हो जाएंगे। जब आप इसके मानी मतलब समझेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मोजिश क्या होता है, समई ज़राई क्या होती है, बशरी ज़राई क्या होती है, समई और बसरी ज़राई क्या होती है, तो आप फटाफट से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और कौमी दर्सियात का खाका यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और सहलिसानी फार्मूला यानी त्रिभाषी सूत्र। और आपका है साबका मालूमात, क्या साबका मालूमात, तो पूर्व ज्ञान। हमको बच्चों को कैसे ज्ञान देना है? जो आपका सूत्र हो जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमको क्या है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान से हमें नए ज्ञान को जोड़ना है। तो वो कौन सा? साबका मालूमात, यानी हमारा जो पिछला ज्ञान है वो क्या है? साबका मालूमात। मादरी ज़बान वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसको कहेंगे जितनी बार वेरी कहें। तो मादरी ज़बान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मादरी ज़बान क्या होती है, इसके बारे में बताएं।
सभी चीज़ें। तो मातृभाषा, तो बच्चों को कैसे हमें शिक्षा देनी है, उसकी मातृभाषा की हमें इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, यानी बच्चों को तालीम देनी है। किसके ज़रिए, तो मादरी ज़बान। जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है तो क्या आप बच्चे से कहेंगे वो अपनी जो घर में जो ज़बान सीखी है वो वहाँ पे यूज़ करता है, तो आप हंसेंगे नहीं, आप उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, ठीक है। आप क्या है, उस भाषा की इज्जत करेंगे, और बच्चा उसी भाषा में सीख रहा है तो कोई बात नहीं, उसे सीखने दे, क्योंकि उसको वो आसान पड़ रहा है। तो वो मादरी ज़बान होती है। और मादरी ज़बान होती क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। मादरी यानी मातृभाषा, यानी माँ के द्वारा सीखी गई ज़बान, मादरी ज़बान। बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, तो अपनी माँ के संपर्क में आता है। चीज़ें किससे सीखता है, तो अपनी माँ से सीखता है, तो इसी को कहते हैं मादरी ज़बान। और मेयारी ज़बान या हदफी ज़बान, तो इसका मतलब होता है मानक भाषा, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद है महारत। तो महारत के बारे में हमने आपको बताया, कौशल, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, ये आपकी महारत है, यानी कौशल है। आप इसी से तो शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी तालीम आप लोग क्या करते हैं, तालीम को लेते हैं। और तकलीद यानी अनुकरण, यानी नकल करना, और जो कि अनुकरण करके बच्चा क्या होता है, बच्चा सीखता है। ऐसे सीखता है ना कि आपने बोर्ड पे लिख दिया और बच्चा क्या कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। या हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे ने उसको देखा और उसका क्या किया, तकलीद की, यानी तकलीद यानी अनुकरण किया। और कवायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कवायद यानी व्याकरण, क्या है, तो व्याकरण होता है, ठीक है। और मुआशरा यानी समाज, जो इंसान है वो क्या है, वो मुआशरा में रहता है, यानी समाज में रहता है। आप इस तरह से समझ लें कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है ना, तो मुआशरा यानी आप समाज हो जाता है। मुँह ज़बानी, कोई चीज़ आप मुँह से कह रहे हो, मुँह ज़बानी यानी मौखिक, जैसे आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, तो ये इसमें मौखिक का मतलब मुँह ज़बानी, उर्दू में कहेंगे, क्या कहेंगे, तो मुँह ज़बानी, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है अंदाज़े कद्र। तो अंदाज़े कद्र यानी स्वयं मूल्यांकन करना। गैर मानूस लफ्ज़ यानी अपरिचित शब्द हो जाते हैं। और हक़ तालीम यानी शिक्षा का अधिकार। बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, सब पढ़ें सब बढ़ें, यही तो है बच्चों का अधिकार है। और बच्चों को बहुत सारी सहूलियतें देना, यही सब है। तो क्या है, हक़ तालीम। और वसीला यानी स्रोत हो जाता है। और बुलंद ख्वानी यानी हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बुलंद ख्वानी से पढ़ा रहे हैं, या हम पढ़ें कोई चीज़ तो हम तेज़ तेज़ पढ़ें, तो तेज़ तेज़ पढ़ने को ही बुलंद ख्वानी कहते हैं, यानी सस्वर पठन हो जाता है। देखिए सभी चीज़ें वो आ रही हैं, आपने हिंदी पढ़ रखी है, ठीक है, और आपने शिक्षण, ये सभी चीज़ें पढ़ रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेम टू सेम वैसे ही तो है, बस लैंग्वेज चेंज है। बिल्कुल वही बात तो सही है। जब आपको सभी के बारे में मालूम होगा तो आप फटाफट से लिख देंगे। मौन पठन यानी खामोश मुताला, यानी आप खामोशी से आप पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मौन पठन। और खुशकत तहरीर यानी होता है सुलेख, ठीक है। और अनुलेख यानी नकल करना, कि टीचर ने कहा कुछ बोर्ड पे लिख दिया और बच्चा उसकी क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, यानी नकल करना यानी अनुलेख। मुँह ज़बानी यानी मुँह ज़बानी। श्रुत लेख यानी जिसको आप डिक्टेशन, इमला बोलते हैं, वो हो जाता है। और शिक्षण सहायक सामग्री को उर्दू में क्या कहते हैं, तदरीसी व आमोजिशी मवाद। तो तदरीसी व आमोजिशी मवाद यानी जो हम शिक्षा में चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो सहूलियतें हमें देती हैं, तो यानी भाई हेल्प देती है ना भाई। शिक्षण जो TLM होते हैं वो हमें हेल्प तो देते हैं शिक्षा में, तो तदरीसी व आमोजिशी मवाद हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, और हर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। और अभी ये भी दिखा देंगे कि आपको आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन को क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब आने ही आने होते हैं। ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 100% की कोई श्योरिटी नहीं लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम ये श्योरिटी लेते हैं कि वो क्वेश्चन आपके आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। बाकी जो आप ये सीख रहे हैं इससे रिलेटेड
देखिए क्वेश्चन को उलट फेर के कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते क्वेश्चन वही हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो चीज़ें तो उसी से रिलेटेड पूछेंगे ना। तो बस यही चीज़ है। यह तजज़िया मतलब होता है विश्लेषण, और तरकीब यानी संश्लेषण। विश्लेषण यानी विखंडन करना, कोई चीज़ को पहले तोड़ते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टुकड़ों में बच्चों को बताते हैं, और उसके बाद संश्लेषण उसको जोड़कर बता देते हैं। इब्तदाई सतह यानी प्राथमिक स्तर, है ना, इब्तदाई सतह यानी प्राथमिक स्तर, और रवायती यानी संस्कृति हो जाती है, और रस्मुल खत यानी कि आपका लिपि हो जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, तो वो देवनागरी लिपि है ना। उसके बाद देखिए आपका हो जाता है भाषा अर्जन, यानी ज़बान की हुसूल, यानी जो भाषा आप अर्जित करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, आप जन्म होता है, और चीज़ें क्या होती हैं वो आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, उसको अर्जित करते हैं। तो ज़बान की हुसूल यानी भाषा अर्जन, और फ़रोग यानी विकास होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। बाकी आप लोग यहाँ पर अगर और भी आपको चीज़ें, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हैं ये सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमने आपको वो चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, जैसा टाइम हो वैसा वर्क कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप लोग देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जिनकी उर्दू अच्छी है वो तो कर ही ले जाएंगे, जिनको सीखना है तो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 6 मंथ में आपने कुछ थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, कितनी भी वीक हो लेकिन इंसान तैयारी अपनी कर लेता है ना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ज़बान वसीला है किसका, ख़यालात व जज्बात के इजहार का, या पढ़ने का या लिखने का, सभी का। तो जो ज़बान है वो क्या है भाई, ज़बान से आप अपने ख़यालात का इजहार भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, यानी कि ये सभी हो जाते हैं। इसलिए आपका 4 ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद आपका हो जाता है दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। तो भाई ज़्यादा वक्त अगर सर्फ होगा यानी इस्तेमाल होगा, तो फिर वो आपके लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। दरसी तदरीस से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। भाई आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उसमें आपको क्या है, उसमें मुश्किल आ जाती है, यानी या क्या होता है, उसमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो नहीं, दिलचस्पी अगर ख़त्म हो जाए तो आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करेंगे, है ना। अब है मुश्किल दरसी निकात, या मुश्किल मालूम आसान हो जाते हैं, यानी जो आप में क्या है, जो रोचक, यानी आपकी जो चीज़ें हैं, जो मुश्किलात हैं, वो क्या होती हैं, वो आसान हो जाती है। तो बिल्कुल सही, जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं भाई, आप लोग आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं या आप ऑनलाइन तालीम ले रहे हैं, तो आपको कुछ तो बेनिफिट है, कुछ सहूलियतें हैं, घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। जिस टीचर का चाहते हो आप फटाक से, नायरा स्टडी अब आ गया, फटाक से बोलने से भी आ गया, सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन पहुंच गया, तो यानी आपको कितनी सहूलियत है। तो टेक्नोलॉजी से क्या है, आपको सहूलियत मिली है, तो यही, इससे अच्छा आंसर ही नहीं हो सकता है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है, ये आपका आंसर राइट है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है मुहासबा व तजज़िया है क्या है। तो यहाँ पे हो जाता है इम्तिहान लेने का तरीका, या दरसी व तदरीस के दौरान तालीम लियाकत जांचने का तरीका, या कापी जांचने का तरीका, या सबक की तैयारी। तो यहाँ पे क्या है, मुहासबा व तजज़िया है क्या है, तो दरसी व तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका। लियाकत तो यानी आपकी क्या है, तालीमी लियाकत यानी शैक्षिक योग्यता को जांचने का तरीका। तो ये बात सही है, तो यानी आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, यानी सही है, यही है ना। क्वेश्चन आपको हो जाता है बाग व बहार तसन्निफ है, तो मीर अमन की हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है आपका तदरीस नस्र का मकसद है, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है तलबा को ज़बान की खूबियों और इसके सही इस्तेमाल की जानिब रुजू करना। तो आपका आंसर ये राइट हो जाता है, यानी कि 4th ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत कम टाइम लेते हुए आपको चीज़ें समझाते हुए चल रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है,
तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी है? तो लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है? तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। किसका है? तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसका मतलब क्या होता है? तो जिसका मतलब लश्कर होता है। तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। एक मादरी ज़बान, जो हमने आपको बताया कि मादरी ज़बान जो हो जाता है कि मादरी ज़बान क्या है, यानी मातृभाषा है, माँ के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है वो मादरी ज़बान कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी है, ये इसमें क्या है? ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या होता है? तो लश्कर होता है। आगे क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक क्या है? तालीमी एफएम रेडियो स्टेशन है। क्या है यहाँ पे आप समझ लें कि ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक तालीमी एफएम रेडियो स्टेशन है जो कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है। आपको भी ये पता है कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है ये। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खतूत की दो किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे आप पत्र लिखते हैं तो उसकी किस्में दो जो हैं, तो यानी प्रकार, किस्में मतलब प्रकार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं प्रकार होता है, यानी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। तो कौन से प्रकार की हैं? तो खतूत की 2 किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें हो जाता है, एक निजी हो जाता है, निजी खत लिखा जाता है, दूसरा कारोबारी खत लिखा जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वो तो हम कई बार बता चुके हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। फिर है फ़नी महारत कौन कौन सी है? नाम लिखिए। तो फ़नी महारत यानी कौशल, तकनीकी कौशल यानी स्किल। तो आप चीज़ों को कैसे बच्चों को सिखाते हैं? तो यह आप कैसे सीखते हैं? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपने सबसे पहले क्या सीखा? तो सुनना, है ना। तो सबसे पहले आप सुने, फिर सुनना, फिर बोले, फिर पढ़े और फिर लिखे। तो यानी कि किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चा में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना है, ठीक है ना। और फ़नी महारत की 4 किस्में आपकी कौन कौन सी हो जाती है? तो देख लेते हैं। सुनना सीखना, सबसे पहले बच्चे को आपने सुनाया, उसने सुनना सीखा, फिर बोलना सीखा, फिर पढ़ना सीखा और फिर लिखना सीखा। अब हम इस पर कितनी बार वेरी लिखें वो कम है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 बार वेरी लिख दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मुकालमा नस्र के किस सन्निफ का जज है? तो मुकालमा नस्र की ड्रामा निगारी सन्निफ का जज है। किसका है? तो ड्रामा निगारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नज़र जिधर देखा, किसका नस्र है? तो ये हो जाता है जोज़ा मीर दर्द का हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है यहाँ पे, नज़्म तालीम में उर्दू ज़बान की क्या अहमियत है? या क्वेश्चन आपका इस तरह से भी दे सकते हैं कि उर्दू ज़बान की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें, यानी कुछ चीज़ें इस पर लिखें। तो उर्दू ज़बान की इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इंसानी समाजी हैवान है। भाई इंसान क्या है? सामाजिक प्राणी है। तन्हाई में रह नहीं सकता, वो हमेशा कहाँ रहता है? तो ख़ानदान में, समाज, रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब से ताल्लुक़ कायम रखता है। क्योंकि भाई मनुष्य क्या है, यानी इंसान क्या है? वो सामाजिक प्राणी है, और क्या करता है? समाज में रहता है, अपने दोस्तों से, यारों से, सभी से मिलजुल कर रहता है ना। इन सारे ताल्लुकात की बुनियाद ज़बान है। भाई कैसे आप ताल्लुकात कायम रखते हैं? ताल्लुकात तो आप ऐसे ही रखते हैं कि आप बोलते हैं, अपनी चीज़ को कहते हैं, कोई बंदा अपनी चीज़ को आपसे कहता है बोलकर, यानी ज़बान इन सब चीज़ों का क्या है? ये ताल्लुकात कायम रखने का ज़रिया है ना। और इनके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुल्क, मुल्क फ़र्कों के बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद भी ज़बान है। ज़बान के ज़रिए लोग एक दूसरे के ख़यालात से वाकिफ़ होते हैं
और इनके ताल्लुकात क्या होते हैं, मज़बूत होते हैं। तो यह सब ज़बान ही का तो करिश्मा होता है, क्योंकि जब ज़बान से हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो लोगों से जो हमारे रिश्ते होते हैं वो मज़बूत होते हैं। और जो इंसान है वो कैसा है, तो सामाजिक प्राणी है, यानी वो क्या है, समाजी हैवान है। और वो क्या करता है, समाज में रहकर अपने घर में, अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में सभी से बातचीत करता है। बातचीत कैसे करता है, तो ज़बान ही तो उसकी होती है, उसी से तो वो ताल्लुकात कायम रख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान के तरीक़ा तदरीस पर रोशनी डालिए। तो उर्दू ज़बान के तरीक़ा तदरीस मंदरजा झेल है, यानी मंदरजा झेल है, यानी निम्नलिखित हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, कौन कौन से हो जाते हैं, तो तरकीबी तरीक़ों हो जाता है, फिर उसके बाद हो जाता है तज़लीली तरीक़ा हो जाता है, और फिर मालूती तरीक़ा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं अभी इसी में है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तरकीबी तरीक़ा में अबजदी तरीक़ा, यहाँ पे हो जाता है अबसती तरीक़ा, और सूती तरीक़ा, और क्या हो जाता है, सूतियाती तरीक़ा आता है। और क्या होता है, अलीली तरीक़ा में जुमले का तरीक़ा, कहानी का तरीक़ा, एहज़ाती तरीक़ा, ये हो जाता है। ठीक है, आप इतना लिख देंगे, इनफ होगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, उर्दू मुशर्रत की तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है, इस पर इज़हार ख़याल लिखिए। तो वही चीज़ है कि उर्दू जो है वो क्या है, तो उर्दू मुशर्रत की तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है। कैसे है, क्योंकि जिस तरह फ़ौज में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और सभी का अपना अपना रोल होता है ना। लेकिन क्या है, उसी तरह से आप समझे कि जो ज़बान है उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल होता है। आप क्या है, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप उर्दू में हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं वही उर्दू बोलते हैं, उर्दू सभी लोग बोलते हैं। जो इस तरह से लैंग्वेज, जैसे हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज जो यूज़ करता है वो उर्दू ही है। यानी तहज़ीब की ये जो ज़बान है उर्दू, ये क्योंकि भाई तहज़ीब तरीक़ा तो सभी को चाहिए, है ना। तहज़ीब से बात करना तो सभी को अच्छा लगता है। तो जो उर्दू ज़बान होती है वो तहज़ीब की ज़बान है और उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलते देख लेते हैं कि उर्दू ज़बान की तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए सबसे पहले दर्जा का माहौल खुशगवार होना चाहिए। मंसूबा सबक की तैयारी भी तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाती है। जैसे हम आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि अगर हमने मंसूबा सबक नहीं बनाया है, यानी लेसन प्लान नहीं बनाया है, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, है ना। आएंगे 30 से 35 मिनट आपके क्लास में बैठेंगे और बिना पढ़ाए ही क्या चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं। या क्या चीज़ हम वहाँ पे सोचते ही रह जाएंगे कि क्या हमें पढ़ाना है, क्या हमें पढ़ाना है। तो मंसूबा सबक भी बनाना है। और समई व बसरी अशिया जैसे रेडियो, ग्लोब मॉडल, टीवी वगैरह के इस्तेमाल से भी तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाया जाता है। और मुअल्लिम को तदरीस के दौरान तलबा की इल्मी सलाहियत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसकी उम्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका दिमाग कैसा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी क्या होता है कि जो मुअल्लिम होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों को अच्छे से क्या दे पाता है, तो शिक्षा यानी तालीम दे पाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तालीम में तदरीस नज़्म का क्या मकसद है, लिखिए। तो उस्ताद नज़्म के ज़रिए बच्चों को आसानी से ज़्यादा अल्फाज सिखा सकता है। भाई नज़्म में क्या होता है, कविता के माध्यम से बच्चा अच्छे से सीख लेता है, बच्चों में क्या होती है, दिलचस्पी पैदा होती है। तो यही आपको लिखना है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से लिखना है। वही चीज़ें जो आपने शिक्षण अधिगम में, हिंदी में सभी चीज़ें पढ़ी है ना, बस उसी तरीके से आपको लिखना है। बस लैंग्वेज आपको उर्दू लेनी है, ऐसे ही तो है। तदरीस टेक्नोलॉजी के चंद फ़वाइद बयान करें। यानी तदरीस टेक्नोलॉजी जो है
उसके आपको फ़ायदों को बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, तदरीस टेक्नोलॉजी के मंदरजा झेल फ़वायद है, यानी निम्नलिखित फ़ायदे हैं, कौन से हैं? तो तदरीस टेक्नोलॉजी से मुश्किल दरसी नकात या मुश्किल मफ़हूम आसान होता है, और तदरीस टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल से तदरीस बेहतर और दिलचस्प बनती है। भाई जब क्या होता है कि जो तदरीस टेक्नोलॉजी का जब हम यूज़ करते हैं तो जो शिक्षा होती है तो क्या होती है, आसान होती है, दिलचस्प होती है। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तदरीस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तदरीस बेहतर और दिलचस्प बनती है। तदरीस टेक्नोलॉजी से के इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है। तदरीस मुआइन अशिया पर नोट लिखिए। तो मुआइन अशिया यानी शिक्षक सहायक सामग्री। तो तदरीस मुआइन अशिया है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे चार्ट आपका हो जाता है, आपका बोर्ड हो जाता है जिसको तख्त स्याह बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो तख्त स्याह। अब वाइट बोर्ड खैर आ गए हैं, लेकिन क्या होता है, जो चीज़ें पुरानी हैं तो उसको भी तो हमें रखना है ना। और अभी भी क्लासेस में ऐसा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं हो रहा है। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? तख्त स्याह उर्दू में कहते हैं, ठीक है। डस्टर आपका हो जाता है, और दूसरी इमदाद अशिया वगैरह जैसे समई ज़राई, बशरी ज़राई, समई और बसरी ज़राई, जिसको हमने आप लोगों को बताया कि श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। अब देखिए वो जो आपके मानी मतलब जो हम लोगों ने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में चीज़ों को सीखा, तो देखिए यहाँ पे काम आ रहे हैं। अब आपको पता है कि समई ज़राई किसे कहते हैं, बसरी ज़राई किसे कहते हैं, समई और बसरी ज़राई किसे कहते हैं, मुइन अशिया किसे कहते हैं, यानी शिक्षक सहायक सामग्री हो जाती है। मुइन अशिया यानी क्या है कि जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इस पर हमने देखिए 4 ऑप्शन नहीं देखे हैं, सिर्फ आंसर पर ही हम लोग पहुँच रहे हैं और आंसर को करके और नेक्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? आवारा किसकी नज़्म है? तो आवारा जो नज़्म हो जाती है वो मिजाज की है। और ज़ोक का असली नाम क्या है? तो शेख इब्राहिम ज़ोक। इनका असली नाम क्या है? तो शेख इब्राहिम ज़ोक हो जाता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। और इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, मौलाना हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मौलाना हाली की पैदाइश पानीपत में हुई थी, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक हो जाते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस्म मारफा की तारीफ़ भी कीजिए और इसके मिसाल भी बताएं। यानी जो इस्म मारफा है इसकी क्या करना है? आपको तारीफ़ भी बताना है और उदाहरण के सहित, यानी मिसाल देना है, यानी उदाहरण भी देने हैं। तो इस्म मारफा यानी प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इस इस्म में क्या होता है समझ लेते हैं। इस्म मारफा का एक दूसरा नाम इसमें ख़ास भी है, यानी ऐसा इस्म जिसमें किसी ख़ास मुकाम, ख़ास शख्स या किसी ख़ास शय का नाम होता है। जैसे आपका मसलन यानी मिसाल, जैसे उदाहरण है ना, तो असम, और आपको हो जाता है लखनऊ, बनारस, लाल किला वगैरह वगैरह, मतलब होता है इत्यादि। कौमी तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस शायर ने लिखा है? तो कौमी तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र के यानी मुंशी प्रेमचंद्र के किसी एक अफसाना का नाम लिखें, तो इनका हो जाता है कफन, ऐसे गोदान, काफ़ी हो जाते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कफन लिखा हुआ है तो आप यही लिख देंगे। बुलंदख्वानी के लिए कौन सी महारतें ज़रूरी हैं? तो बुलंदख्वानी जब हम जैसे आपको क्या कर रहे हैं, हम आवाज़ में आपको पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू में इसको क्या कहेंगे? बुलंदख्वानी, जिसको कहते हैं सास्वर वाचन। हिंदी में क्या कहेंगे? सास्वर वाचन। और उर्दू में क्या कहेंगे? बुलंदख्वानी।
तो बुलंद ख्वानी के लिए मंदरजा झेल महारतें ज़रूरी हैं। मंदरजा झेल यानी निम्नलिखित महारतें ज़रूरी हैं। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, ऐसे हेडिंग डाल के कि मंदरजा झेल महारतें ज़रूरी हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एक पॉइंट भी बढ़ेगा, ये भी ज़रूरी होता है ना। तो बेझिझक होना, जैसे आप तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं तो आप में जो झिझकपन होता है वो दूर हो जाता है, आप किसी के भी सामने पढ़ सकते हैं। और जब आप तेज़ तेज़ नहीं पढ़ेंगे, मन ही मन में पढ़ेंगे, तो आप सभी के सामने नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेझिझक बंदा हो जाता है, उसको झिझक नहीं लगती है। और जो तलफ़ुज़ के सही अदायगी की सलाहियत, यानी जब बंदा तेज़ तेज़ पढ़ता है तो उसके जो तलफ़ुज़ होते हैं वो अपने तलफ़ुज़ को संभाल के पढ़ता है ना। तो इसकी क्या होती है, सही तलफ़ुज़ की अदायगी भी हो जाती है। और अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की सलाहियत, यानी उसको क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। और सिर्फ बात ही रखना नहीं होता है, बात तो कोई भी रख सकता है, लेकिन जो सेकंड बंदा है वो हमारी बात को सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ना। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात का इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बातें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनके तलफ़ुज़ शायद सही ना हो या इस तरह से। तो जब अपनी बात को हम किसी से कहें तो उसमें क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ जब हम सही ढंग से चीज़ों को पेश करेंगे तो क्या होगा, वो बंदा हमारी बात को सुनेगा और उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, है ना। उसके बाद आपको हो जाता है यहाँ पे बस इतना ठीक है, बाकी एक दो पॉइंट्स और हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी देख लें, बाकी इतना लिख देंगे तो इनफ होगा। इमला और रस्मुल ख़त में क्या फ़र्क है, यानी क्या अंतर है। फ़र्क का मतलब होता है क्या अंतर है। तो इमला और रस्मुल ख़त अलग अलग चीज़ें हैं, और रस्मुल ख़त अलग है, और जो उर्दू जो है, उर्दू रस्मुल ख़त है वो अलग है, और अरबी जो रस्मुल ख़त है वो है अलग। किसी लफ्ज़ को सही तरह से लिखा जाए, यानी अल्फाज में जो हुर्फ आए और जिस तरतीब से लिखे जाएंगे, उन हुर्फ़ों को सही जोड़ने को हम क्या कहते हैं, इमला कहते हैं। भाई आप इमला लिखते हो तो कैसे लिखते हो, टीचर बोल रहा है आप लिख रहे हो, लेकिन आपको पता है जैसे लिखा गया कभी, तो आपने क्या किया, काफ बनाया, बे बनाया, दो चश्मी बनाई और ई, कभी आपने लिखा, यानी क्या हुआ, उनको आपने जोड़ा, तो इसमें इस चीज़ की तरतीब आ जाती है, यानी कि जोड़ने की तरतीब आ जाती है, ठीक है। लफ्ज़ मिलाकर लिखने को इमला कहते हैं, यानी जब लफ्ज़ मिलाकर आप लिख रहे हैं तो वो इमला है। जैसे खातून आपने लिखा तो खातून यानी खे प्लस अलिफ प्लस ते प्लस वाव प्लस नून, तो खातून हो जाता है। मुमकिन मीम और प्लस मीम प्लस काफ साकिन प्लस नू, तो मुमकिन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे रस्मुल ख़त, रस्मुल ख़त कभी क्वेश्चन नहीं है, उसी में आपका ये पॉइंट है, उसको समझ लें। रस्मुल ख़त, तो रस्मुल ख़त उर्दू रस्मुल ख़त में दर्जा झेल हुर्फ की शक्ल इस तरह होती है, जैसे आपका जीम है, चे है, खे है, सीन है, शीन, द्वाद, जगह और चचा, सफ़र, खतरा, ज़ईफ़, शरीफ, तो ये आपके हो जाते हैं रस्मुल ख़त। इल्म सर्फ किसे कहते हैं, तो इल्म सर्फ जिस इल्म में अल्फाज से बहुत से जाती क्या आते हैं, बहस की जाती है, यहाँ पे है जिस इल्म में अल्फाज से बहस की जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे इल्म सर्फ कहते हैं। और इसके नकल लिखने में की जाती है, क्या जाता है, तो नकल लिखने में किया जाता है। ये अल्फाज गुफ्तगू यानी कि बातचीत में आने में पर अल्फाज के कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलते हैं, यानी कोई ना कोई माने निकलते हैं, जिसके असल मानी बोले जाएं, या क्या होता है जुमले होते हैं, या इनके ताल्लुक़ कवायद से नहीं होते हैं। कवायद में क्या होता है, सिर्फ बामानी अल्फाज से बहस की जाती है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है मज़मून गोई और मज़मून निगारी किसे कहते हैं, तो मज़मून गोई जिसे मज़मून निगारी भी कहते हैं, यानी
ये क्या होता है, नस्र का अहम हिस्सा होता है। मज़मून क्या है यहाँ पे, आप मज़मून निगारी है जो किसका हिस्सा होता है, तो ये आपका हो जाता है नस्र का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। और ये जदीद नस्री अफ़ाफ में शुमार की जाती है। किसी मौजू से मुताल्लिक़ ख़याल व जज्बात और तासुरात को मरबूत अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला बखूबी समझ सके। यानी आप कोई चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे की समझ में ही नहीं आएगा तो बच्चा उसको सीखेगा क्या और समझेगा क्या, है ना। मज़मून निगारी, किसी भी मज़मून निगारी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसके लिए मौजू की क़ैद नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, यानी तो इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं होती है। और मज़मून में ख़याल का सिलसिला ज़रूरी है। यानी भाई ख़यालात होंगे तभी तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को कुछ करेंगे। जब तक ख़यालात ही नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या, है ना। उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तिदा दिल्ली कॉलेज से हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तदरीस में समई व बसरी मुआज़त से क्या मुराद है। यानी समई व बसरी तो सुनने वाली और बसरी यानी देख कर। समई व बसरी ज़राए, जैसे आपका क्या हो जाता है, टीवी हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, लैपटॉप हो जाता है, लेकिन इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसको देख लेते हैं, यानी डिवाइड किया गया है। तो जिनको सुनकर, पहले हम समझ लेते हैं समई ज़राए। आप समई ज़राए नहीं समझ रहे हैं लेकिन श्रव्य सामग्री आप समझ रहे हैं, तो आप इस तरह से सबको मिलाकर पढ़ें कि समई, देखिए साफ और समई, साफ और सुनना, साफ और श्रव्य, ठीक है। तो यानी सुनकर जिससे हम क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इल्म को हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं, तो वो होती है समई अशिया। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब ये होता है जिनको सुनकर हम क्या करते हैं, हम इल्म को हासिल करते हैं, वो क्या होती हैं समई ज़राए। जैसे रेडियो वगैरह, तो रेडियो, भाई रेडियो है तो वो उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, रेडियो ही लिखोगे। वगैरह मतलब होता है इत्यादि, आदि, है ना। और उसके बाद है बसरी अशिया। बसरी यानी दृश्य, दा फॉर दृश्य, दा फॉर देखना, और बा फॉर बशरी। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगाकर आप चीज़ों को याद करेंगे तो आप कहते नहीं कि जो पिछला ज्ञान है उससे आप ज्ञान को जोड़ देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बशरी अशिया, इसे वसाइल जिनको देख कर तलबा कुछ सीखता है वो क्या होती हैं, वो बशरी अशिया होती हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं कहूँ उतना कम है। यारी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो बशरी ज़राए क्या है कि जिसको देख कर बच्चा कुछ सीख रहा है वो होता है। तो इसमें आपकी किताबें आ जाती, चार्ट आ जाता है, ग्लोब आ जाता है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। समई व बसरी अशिया, तो ऐसे वसाइल जिनको देख कर और सुन कर तलबा कुछ सीख सकता है तो वो क्या होती है, वो समई व बसरी अशिया उसको कहते हैं। जैसे क्या होता है, टीवी वगैरह, आप वगैरह मतलब इत्यादि, टीवी लिख सकते हो, मोबाइल लिख सकते हो, लैपटॉप लिख सकते हो, ये कुछ भी आप लिख दो, यानी जिससे आप देखकर सुनकर दोनों से आप क्या कर रहे हैं, आप इल्म ले रहे हैं, यानी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इब्तदाई दर्जात में क़वायद की तदरीस के क्या मक़ासिद होते हैं। तो क़वायद के मकसद, यानी क़वायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल है। यानी आप जब ग्रामर पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी पाई मात्रे सही होने चाहिए, यानी व्याकरण। तो इसीलिए तो क़वायद का क्या किया जाता है, क़वायद पढ़ी जाती है। तो सही बोलना, सही लिखना और सही पढ़ना और समझना क़वायद की तदरीस के दर्जा झेल मकासिद है। दर्जा झेल यानी निम्नलिखित। क़वायद से ज़बान की बनावट का इल्म होता है, ठीक है, और इसके लिहाज से क़वायद से इसकी ज़बान का सही लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। और क़वायद ज़बान की गलतियों से बचाता और रोकता है। यानी जो क़वायद होती है तो जब जो आपकी ज़बान में गलतियां होंगी उन गलतियों को क्या है, वो रोकता है। क्योंकि आप जब क़वायद का यूज़ करेंगे, क़वायद को अच्छे से समझेंगे तो आप में जो दुरुस्तगी है वो आएगी, आपके जो लफ्ज़ हैं वो दुरुस्त होंगे।
और यहाँ पे आपका हो जाता है कवायद ज़बान की गलतियों से बचाता और रोकता है। मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान पर काबू पाने के लिए बेहतरीन ज़रिया कवायद है, क्योंकि मादरी ज़बान में देखिए कोई गारंटी नहीं होती है भाई। बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है तो उसको वो दुरुस्त करके तो नहीं बोलेगा कि अगर कोई बात मम्मी से कहना है कि मुझे खाना दे दो तो ऐसे तो नहीं कहेगा कि आदरणीय मम्मी जी मुझे खाना चाहिए, ऐसे तो नहीं है। तो वो अपने जैसे वहाँ की लैंग्वेज होगी घर की वो उस तरह से कहेगा। लेकिन जब वो ऑफिस में जाएगा, स्कूल जाएगा और ऐसे स्थानों पर जाएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अब जो कवायद है उसका यूज़ करके और हर एक चीज़ अपने हिसाब से बोलेगा जहाँ पे जिस तरह से बोला जाता है ना। तो यानी मादरी ज़बान को छोड़कर यानी मातृभाषा जो उसकी घर की भाषा है तो उस पर तो आप नहीं गारंटी कर सकते ना कि भाई बच्चा कवायद को दुरुस्तगी से इस्तेमाल करे, है ना। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 रोज़ के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लिख कर भी देख लें, यानी आप लोगों का 99% ये आना रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीज़ें जो हम जिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो आप पहले पूरे क्लास को देखें, बहुत अच्छे से समझें, जो भी हमने मानी मतलब बताएं वो आप लोग देखें, और उसके बाद जिस पे हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है तो हो सके उसको आप अपने हैंड राइटिंग नोट से उसको कंप्लीट करें और उसको लिखने की आदत डाल लें। अभी 2 से 3 दिन आपके रह रहे हैं तो इसमें आप अच्छे से मजबूत पकड़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब लिख कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपका हो जाता है बाखिदमत। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है बाखिदमत से, जैसे आप सेवा में लिखते हैं ना तो बाखिदमत हो जाता है। फिर प्रिंसिपल, जैसे प्रधानाचार्य तो प्रिंसिपल। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, शहर का नाम आपको डालना है या आप ऐसे ही लिख देंगे कि शहर का नाम, ठीक है, क्योंकि नाम लिखना वो तो लिखा होता है कि नाम ना लिखें, ऐसे करके लिखा नहीं होता है तो वो चीज़ हो जाती है। फिर मोहतरम या मोहतरमा कि भाई कॉलेज में भाई अगर स्त्री हैं या पुरुष हैं तो उसमें मोहतरम या मोहतरमा लगाना होता है। अगर स्त्री हैं तो मोहतरमा और अगर पुरुष है तो मोहतरम। इस तरह से अर्ज़ ये है कि यानी दरख्वास्त ये है, दरख्वास्त यानी निवेदन ये है जिसको आप कहते हैं कि सविनय निवेदन है कि। तो अर्ज़ ये है कि मेरे बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे 2 रोज़ आराम के लिए सलाह दी है। सलाह मशवरा यानी राय दी है, जिसको कहते हैं राय दी है। लिहाजा अतः, जैसे आप लिखते हो ना कि अतः, तो लिहाजा दरख्वास्त ये है कि अतः निवेदन आपसे ये है कि मुझे कल और परसों यानी 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की मेहरबानी करें, यानी 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मेहरबानी करें यानी कृपा करें। और क्या कहते हैं, थैंक्स तो शुक्रिया। उसके बाद है यहाँ पे आप अपना दर्जा डाल देंगे और अलिफ बेते डाल देंगे, जिसको कहते हैं XYZ लिखते हैं ना, नाम की जगह पे XYZ लिखते हैं, और दर्जा यानी क्लास। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 से 3 बार आप लिख कर देखेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आपने कुछ तब भी ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। और अभी हम आपको लेसन प्लान बताएंगे, उसमें भी आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि लेसन प्लान भी आता ज़रूर है। तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ है, तो क्या चीज़ है तदरीस के लिए यानी अधिगम के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अच्छे कपड़े पहन कर आना क्या तदरीस के लिए ये ज़रूरी है, या दर्जा में तलबा की तादाद मुतअब्बन करना, या मंसूबा सबक तैयार करना। तो देखिए मंसूबा सबक तैयार करना तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। जब आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो क्या करते हैं कि मंसूबा सबक आपको बनाना रहता है, और आप जब बना लेंगे तो बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, है ना। और बच्चों को डांट कर काबू में करना तो ये तो कहीं से भी नहीं सही है ना। ये तो देखकर ही आपको इसको काट देना है। या दरबार में क्या है, अच्छे कपड़े पहन कर आना, तो ये भी कोई
बात नहीं है ना। अच्छे कपड़े क्या, यूनिफॉर्म तो चलता ही है। तो मंसूबा सबक तैयार करना, यानी लेसन प्लान बना के आप जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या है अच्छे से सीखेगा और आप भी बच्चे को अच्छे से सिखा पाएंगे। क्वेश्चन है समई व बसरी अशिया है, तो समई मतलब सुनकर और बसरी मतलब देखकर। तो यहाँ पे पूछा है समई व बसरी यानी सुनकर और देखकर भी, यानी क्या होगा, देखिए जैसे मोबाइल बताया आपको टीवी और लैपटॉप ये सभी चीज़ें। अब आप इसमें देख लें ऐसा क्या है कहीं पर, तो टेलीविज़न यहाँ पे दिया है, कभी टीवी भी लिख देंगे, कभी टेलीविज़न भी, लैपटॉप लिख देंगे या आपका कंप्यूटर लिख देंगे। तो जिससे आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं और ज्ञान ले रहे हैं, यानी आप क्या इल्म ले रहे हैं, तो क्या होगा वो समई और बसरी ज़राए है। अगर समई अलग से पूछें तो समई सुनकर, तो ध्यान में रखिएगा रेडियो, और बसरी यानी देखकर तो किताबें और आपका ग्लोब और आर्ट चार्ट। तो और अगर दोनों चीज़ साथ में पूछ लें समई बसरी, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, कहीं पे टीवी भी लिखा मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका है बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद है। अब बच्चों को प्रोजेक्ट का काम क्यों दिया जाता है, तो बच्चे खुद करके सीख सके इसीलिए दिया जाता है ना। तो या बच्चे क्या हैं, और देखिए जब सबसे पहले हमको आंसर मिल ही गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसी पे टिक कर देंगे, क्योंकि बच्चे खुद करके सीख सकें इसीलिए प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। और अब जो शिक्षा है यानी जो इल्म बच्चों को देनी है वो कैसे देनी है, तो बच्चा क्या है एक्टिव है यानी सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। पहले क्या होता था, बच्चा निष्क्रिय होता था, शिक्षक जो कुछ है वही है, वो जो कुछ बताता था वही करना होता था बच्चे को, भले उसका मन करे या ना करे। मगर अब कैसा है कि बच्चा करके सीखेगा, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सी चीज़ें दे दी वो याद करके आएगा, वो बहुत सारा वर्क करके लाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपको सिखाना है स्कूल में आप उसको सिखाएं। उसके बाद है मंसूबा व तज्ज़िया का मकसद क्या है, मुहासबा है यहाँ पे। मुहासबा व तज्ज़िया का मतलब क्या है, तो तलबा की सलाहियत को जांचना और कमियों को दूर करना। तो मुहासबा व तज्ज़िया यानी उपचारात्मक और निदानात्मक के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो तलबा के सलाहियत को जांचना, और जिसको आप डायग्नोस्ट कहते हो ना, तो उसी में तो जांचना होता है, जैसे आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हो यानी निदान के लिए, तो वही चीज़ है। तो मुहासबा और तज्ज़िया ये हो जाता है, यानी आप बच्चे की कमी जानेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। यानी बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो क्या करेंगे आप उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके घर में बताएंगे। अगर आप उसको डॉक्टर को दिखाएंगे वो दवा देगा, या उसकी मशीन अगर वो सुनने में वो कठिनाई कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसके कानों में मशीन लगाई जाएगी, या आँखों में प्रॉब्लम है उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा लगाया जाएगा। यानी इस तरह से चीज़ें होती हैं। या बच्चा जो चीज़ नहीं समझ पा रहा है तो क्यों नहीं समझ पा रहा है, यानी वही चीज़ आ गई, आप प्रॉब्लम को जानेंगे और उसके बाद उसका इलाज करेंगे। ठीक है। ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद क्या है, तो इसमें आपका हो जाता है अल्फाज और जुमलों की अदायगी का फ़न सीखना। यानी कि जब बच्चा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं ड्रामा की तदरीस का ख़ास मकसद क्या है, तो जो अल्फाज हैं और जुमले हैं उनकी अदायगी का फ़न यानी हुनर यानी स्किल, उसको मतलब क्या करना है, हमको सीखना है, हुनर को सीखना है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। और दौरान तदरीस इमदादी मुआइन अशिया की क्या अहमियत है, चंद मुआइन अशिया के नाम लिखें। देखिए घूम फिर के फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी आपको ये चीज़ बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दौरान तदरीस यानी तदरीस जब हो रही है, यानी जब शिक्षण हो रहा है, तो उसके दौरान जो इमदादी मुआइन अशिया यानी जो हमारी सहायक सामग्री हैं, तो उनका क्या रोल है, यानी क्या अहमियत है। तो तदरीस के दौरान इमदादी अशिया के इस्तेमाल से सबक दिलचस्प और आसान भी हो जाता है। और क्या हो जाता है, चंद मुआइन अशिया कौन सी हैं, जैसे चौक है, डस्टर है, तख्त सियाह यानी ब्लैक बोर्ड आ भी जाता है। जब वहाँ पे तख्त सियाह लिखा होता है तो ऑप्शन वाले में तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और वहाँ पे पूछा यही है कि मुआइन अशिया इसमें कौन सी है। तो अगर तख्त सियाह लिखा है और भी कई चीज़ें लिखी हैं
तो अगर ये है तो आप इस पर टिक कर देंगे। बाकी लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते कि ब्लैक बोर्ड को ही आपका तख्त स्याह यानी श्यामपट जिसको कहते हैं वो होता है। उसके बाद है तदरीस नज़्म के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो तदरीस नज़्म में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तलबा शायर के तकलीफ को समझ सकता है और उस्ताद के लुत्फ़ अंदाज हो सके, और बच्चों में क्या है खुद परस्ती और रहम, दिलचस्पी, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। जब बच्चा सीख रहा है तो बच्चों में क्या होना चाहिए, क्योंकि जब नज़्म के द्वारा आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये सभी चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। और मुआसबा और तज्ज़िया से आप क्या समझते हैं। तो दर्स व तदरीस के दौरान बच्चों की तक़लीदी लियाकत जांचना मुआसबा और तज्ज़िया है। मुआसबा और तज्ज़िया देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही सबके माने मतलब बता दिए थे कि ये चीज़ें आपको याद ही करनी है, और जितने भी हमने आपको बताए हैं मानी उनको आपको रट लेना है एकदम से। जब वो आप रट लेंगे तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, और अगर उनको नहीं रटेंगे क्योंकि आपको मानी ही नहीं पता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप कैसे वर्क करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मुआसबा और तज्ज़िया से आप क्या समझते हैं। तो मुआसबा और तज्ज़िया क्या होता क्या है। तो यहाँ पे आपका हो गया ना इसका आंसर कि दर्स व तदरीस के दौरान बच्चों के तामीली लियाकत जांचने को, है ना, जांचना और उसका क्या करना, जांचना ही मुआसबा और तज्ज़िया कहलाता है, वही उपचारात्मक और निदानात्मक। ठीक है। दर्जा में सबक की यहाँ पे कह रहे हैं कि दर्जा में सबक की मिसाली बुलंद ख्वानी से तलबा की किन सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाता है। तो क्या बुलंद ख्वानी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी ज़ोर ज़ोर से जो पढ़ा जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लिख देंगे कि बुलंद ख्वानी में क्या होता है, तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है। बुलंद ख्वानी का जो पढ़ा हुआ होता है तो वो दूसरे समझ पाते हैं, अगर उसमें कोई गलतियाँ रह जाती हैं तो दूसरा बता देता है। और अगर खामोश ख्वानी पढ़ेंगे यानी कि चुपचाप पढ़ेंगे तो क्या आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी को जब कोई सुनेगा ही नहीं तो आप में कमियाँ क्या निकालेगा। और कमियाँ क्या होती हैं, ऐसा नहीं नेगेटिव में नहीं जाता, वो पॉजिटिव में जाता है। क्योंकि अगर आप घर में कोई चीज़ बोल रहे हैं और आपको किसी ने टोक दिया तो वो चीज़ अच्छी होती है, यानी आप बाहर जाके अगर शर्मिंदा हो तो उससे अच्छा है घर में आप चीज़ों को सीख लें। तो बुलंद ख्वानी यही है, तेज़ तेज़ से पढ़ेंगे तो आप में जो गलतियाँ होंगी वो आपको बताया जाएगा। तो आप ऐसे करके लिख देंगे। फ़नी महारत पर मुख्तसर नोट लिखें। तो फ़नी महारत होता क्या है, तो आपके जो कौशल होते हैं यानी स्किल के बारे में पूछ रहे हैं। तो जिन यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे, या खाली आप जैसा अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप ये लिखेंगे कि फ़नी महारत 4 तरह से होती है। ये निम्नलिखित है, या जैसे मंदरजा झेल है जिसको कहते हैं निम्नलिखित है, तो मंदरजा झेल है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है और 1 नंबर का पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आप उसमें कितना भी ज़्यादा लिख देंगे मिलेगा तो आपको 1 ही नंबर, 2 नंबर तो नहीं मिल जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, आप इतना लिख देंगे आपके लिए इनफ होगा। हाँ, अगर लघु में आ जाता है तब फिर आपको लिखना रहेगा, थोड़ा सा डिटेल देनी रहेगी, है ना। और दौरान तदरीस दर्जे का माहौल कैसा होना चाहिए। तो भाई दौरान तदरीस दर्जा का माहौल कैसा होना चाहिए, तो खुशगवार होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात हो जाती है वहाँ का, जैसे हम आपको पहले उस तरह से बताते हैं फिर उर्दू लैंग्वेज में बताते हैं। तो जब आप बच्चे को शिक्षा दे रहे होते हैं तो जो माहौल होता है क्लास का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डांट डपट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खामोश किए हैं, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे को क्या है, एक्टिव रखना है। और जब बच्चा एक्टिव होगा तो थोड़ा सा हल्का सा शोर शराबा भी होगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। यानी तदरीस के दौरान दर्जा का माहौल खुशनुमा पसंद होना चाहिए। उसके बाद आपका हो जाता है बच्चों को इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देना क्यों ज़रूरी है। तो भाई मादरी ज़बान क्या है, बच्चे ने कहीं से उसको क्या किया, अर्जित नहीं किया है, बच्चे ने अपने घर में वो चीज़
उसमें वहाँ जैसे बोला जा रहा था वैसे बच्चे ने बोल लिया, ना तो उसके लिए कोई पैसा खर्च किया और ना वो कहीं गया सीखने के लिए। अब क्या है, जैसे वो स्कूल गया वहाँ पे उसको क्या किया जा रहा है, उसकी जो ज़बान है उसको नकारा जा रहा है, उस पर उसको कमेंट दिए जा रहे हैं कि तुम नहीं बोल सकते, मादरी ज़बान नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ गलत है। मादरी ज़बान की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर बच्चा मादरी ज़बान में ही सीखना चाहता है तो उसको मादरी ज़बान में ही आप सिखाएं। ऐसा नहीं कि उसको डांट के बिठा दिया कि तुम अपने घर की भाषा यहाँ पे नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो क्या फिर करेगा, क्योंकि शिक्षक में और बच्चे में यानी मौलिम में और जो बच्चा है उसमें क्या होता है, एक कनेक्ट यानी वो कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें अलगाव अगर होगा तो वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे और बच्चे फिर सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मादरी ज़बान को क्या करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। और जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है यानी दाखिला लेता है तो बस उसे क्या आता है, उसे मादरी ज़बान ही का तो इल्म होता है और तो वो कुछ सीख के नहीं गया। क्योंकि भाई फर्स्ट डे है उसका स्कूल का, तो वो जो कुछ बोलेगा, जो कुछ कहेगा, तो वो जो कुछ घर में सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो बोलेगा। तो इसलिए इसकी क्या करनी है, आपको इज़्ज़त करनी है। और उसी में अगर वो बच्चा चाह रहा है कि उसी में उसको सिखाया जाए तो आप सिखाएं। इसलिए क्या होना चाहिए कि इसमें जो मादरी ज़बान में यानी वो है बच्चा, तो इसी ज़बान में उसको आप सिखाएं। हो गया यहाँ पे। और पढ़ाने यानी तदरीस के नए और पुराने तरीक़ों को क्या यानी दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पढ़ाने का मतलब यानी तदरीस में नए और पुराने तरीके में क्या फ़र्क है, लिखें। तो पहले की जो तदरीस थी वो कैसी थी, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तदरीस के पुराने तरीक़ों और नए तरीक़ों में फ़र्क। पहले दर्जा में मौल्लिम सब कुछ था, पर अब नहीं। पहले क्या था, जो शिक्षक थे वो सब कुछ थे, वही जो कुछ चाहते थे वही होता था। अगर बच्चे का नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा है तब भी पढ़ना है। और बच्चे का अगर कोई सब्जेक्ट वो है और उसी को पढ़ना है उसको, मतलब। और अब क्या है, अगर बच्चा कहेगा नहीं हम हिंदी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इस सब्जेक्ट में हम ड्राइंग बनाएंगे, तो बच्चे को आपको ड्राइंग बनानी है, ऐसा नहीं। तो यानी पुराने और नए में ये फ़र्क है। पहले सब कुछ क्या था, शिक्षक था यानी मौलिम था, और अब क्या है, सब कुछ बच्चा है। केंद्र बिंदु बच्चा माना गया है ना। और पुराने ज़माने में खेल को अलग रखा जाता था, पर अब साथ में रखा गया। वही चीज़ कि पहले क्या होता था, एक पीरियड लगता था, और ज़्यादातर क्या होता था, सैटरडे में एक पीरियड लगता था, वो भी आधे घंटे का 35 मिनट का एक पीरियड लगता था, और बच्चे उसी में खेलकर खुश हो जाते थे। तो बच्चे क्या, एक हफ्ते मतलब ये होता था कि उनको सिर्फ पढ़ना है। और अब क्या है कि जो है बच्चों को अगर वो पढ़ रहे हैं और उनका खेलने का मन है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसी टाइम में खेल के साथ में शिक्षा कैसे देंगे, यानी इल्म उनको कैसे देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये फ़र्क हो जाता है। आप अपने तरीके से इसको अच्छे से लिखिएगा। यानी पढ़े हुए सबक का मंसूबा सबक तैयार करें। देखिए वही चीज़ आ गई, हमने कहा था आपसे कि अभी मंसूबा सबक तैयार करवाएंगे जिसमें आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो आप इसको भी, जैसे हमने अभी एप्लीकेशन लिखवाया ना, तो वो एप्लीकेशन और ये आपका हो गया, और स्किल वाले क्वेश्चन और समरी बसरी, ये सब चीज़ें हम लास्ट में भी इस पर डिस्कस कर लेंगे। और अगर हो सकेगा तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, बोर्ड पर आपको कुछ चीज़ें जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी उनको भी हम आपको बता देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो लेसन प्लान आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, दर्जा, तारीख, घंटा, वक्फा, मजमून और क्या है, सबक। तो उस्ताद, अमूमी मकासद, तलबा में उर्दू के क्या है, हुर्फ़ों को लिखने और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना। और भाई जब आप कैसे बनाएंगे, भाई जब मंसूबा सबक यानी लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें क्या है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि बच्चा जो है तो वो दिलचस्पी ले। हमें ऐसा लेसन प्लान बनाना है, ऐसा नहीं कि वो बोरिंग महसूस करे। तलबा को उर्दू अल्फाजों के तलफ़ुज़ को सिखाना। ठीक है भाई, बिल्कुल। जब तक तलफ़ुज़ ही नहीं होंगे तब तक कैसे कर पाएगा। और तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, यानी बढ़ोतरी करना। इजाफ़ा करना मतलब बढ़ोतरी करना। भाई जब बच्चा सीखेगा, आज कुछ सीखा है, मान लीजिए उसके माइंड में 100 चीज़ें हैं, तो जब आज सीखेगा, पिछला उसका है 100 चीज़ें, तो 2 चीज़ें आज सीखेगा तो 102 चीज़ें हो जाएंगी ना। तो इजाफ़ा ही तो होता है, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम
क्या करते हैं, सीखते हैं, उतना हमारे हमारी मेमोरी में सेट होता जाता है, यानी इजाफा होता जाता है, यानी बढ़ोतरी होती जाती है। तलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, यानी वो क्या कर रहा है, रवानी के साथ पढ़ रहा है, अच्छे से रवानी के साथ, ठीक है। और हुसूमी मकासिद, यानी मकासिद क्या है, मकसद क्या है, तो यहाँ पे हो जाता है तलबा को उर्दू के 2 हुर्फ को मिलाकर लिखना सिखाना। भाई बच्चे को आप सबसे पहले सिखाएंगे तो जैसे आप भाई अलिफ बे ते, बच्चे को आता है ये सब चीज़, तभी तो आप अलिफ से अनार, बे से बंदूक, तभी तो आप सिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं पहले आप बड़े बड़े जुमले बता देंगे और उसके बाद अलिफ बे पे आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। फिर है इमदादी अशिया, तो इमदादी अशिया में आपको है दर्जा में इस्तेमाल चीज़ें वगैरह ये होती हैं, यानी इमदादी अशिया, जो हम जब बच्चों को इल्म दे रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको इल्म देने के दौरान में, जैसे बोर्ड का यूज़ करते हैं, चौक का यूज़ करते हैं, डस्टर का यूज़ करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको ऐसे ही लिखते रहना है, सब चीज़ें ऐसे ही आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। मौलिमा के सवालात और तलबा के जवाबात, यानी मौलिमा यानी शिक्षक है और तलबा यानी बच्चे हैं। तो नल की तस्वीर दिखाकर, तो जब नल की तस्वीर दिखाई मौलिमा ने तो बच्चों ने कहा ये नल है, बच्चे ने क्या दिया, जवाब दिया कि ये नल है। फिर उसके बाद में नल दिखने में कौन से अल्फाज, यानी सॉरी यहाँ पे दिखना नहीं लिखना हो जाता है, तो नल लिखने में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, नू और लाम ये आता है, नू और लाम मिला दो तो नल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या मौलिमा ने क्या कहा, टब की तस्वीर दिखाकर ये क्या है, तो बच्चों ने जवाब दिया ये टब है। और टब में कौन कौन से हुर्फ होते हैं, तो बच्चों ने बताया टे और पे। अब क्या अब मौलिमा ने क्या कहा, अंक को अब क्या है, किसे लिखेंगे, यानी यहाँ पे कह रहे हैं तो तलबा नहीं बता पाए। अब जब नेक्स्ट सवाल किया तो यानी इनको कैसे लिखेंगे, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे तो है कि पूर्व ज्ञान यानी जो पहले का ज्ञान है हम उसमें नया ज्ञान जोड़ेंगे, तो बच्चों को जो आ रहा था मौलिमा पूछ रही थी, बच्चे जवाब दे रहे थे। अब देखिए कि जब टब के बारे में पूछा तो तस्वीर देख के उसने बच्चे ने बता भी दिया, और उसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, उनने पूछा इनको लिखेंगे कैसे, तो बच्चे नहीं बता पाए। तो यानी उनको क्या मिल गया, अब यहाँ पे उनको पॉइंट मिल गया कि हाँ हमको बच्चों को अब यहाँ से सिखाना है। तो बच्चे आज हम आपको 2 हुर्फों को मिलाकर लिखना सिखाएंगे। अब लेसन प्लान में यही तो होता है कि जो चीज़ बच्चों को आ रही है उससे जोड़कर चीज़ों को बताना, और लेसन प्लान हमें इसी तरह से बनाना है। तो पेशकशी, अब पेशकशी आप कैसे करेंगे, तो मुअल्लिम के ज़रिए और तलबा के ज़रिए, मुअल्लिम के ज़रिए यानी टीचर के द्वारा, और तलबा के ज़रिए यानी बच्चों के द्वारा, है ना। नू प्लस लाम तो नल हो जाता है, बे प्लस सीन तो बस हो जाता है। तलबा गौर से क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को आ नहीं रहा है, तलबा को आ नहीं रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे ही तो, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें आती थी उन्हें बता दिया, अब नया ज्ञान उनको दिया जा रहा है तो वो ध्यान से सुन रहे हैं। फिर चे प्लस लाम चल, तो देखते हैं और सुनते हैं, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं अभी आती है। तफहीमी सवालात यानी बस अल्फाज में कौन कौन से हुर्फ हैं। अब टीचर ने क्या कहा, अब सवाल किया, तो कल अल्फाज में कौन कौन से हुर्फ हैं या चल अल्फाज में कौन कौन से हुर्फ हैं। तो यहाँ पे क्या है, तख्त सिहा। अब तख्त सिहा के बारे में, तख्त सिहा हो गया, तख्त सिहा के बारे में बताएंगे कि ये इसमें लिखा जाता है जब हम आपको समझाते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट हो जाता है। फिर उसके बाद तारीख, मजमून, घंटा, दर्जा, सबक, 2 हुर्फ मिलाकर ये चीज़ अब शुरू किया, ठीक है। तो बस अल्फाज में बे और सीन हुर्फ है, कल अल्फाज में काफ और लाम हुर्फ है, चल अल्फाज में चे और लाम हुर्फ हैं। तो जांच इस्लाह यानी जांच भी तो करनी है कि बच्चों को आया कि नहीं। तो मुअल्लिमा
क्या कर रही है कि तख्त स्याह पर लिखते हुए क्या कर रही है, जवाबात को तलबा से अपनी अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेगी, क्योंकि अभी बच्चों को नया ज्ञान दिया जा रहा है। तो जो मौलमा है वो क्या कर रही हैं, वो बच्चों से कह रही हैं कि जो हम तख्त स्याह पर लिख रहे हैं उसको आप क्या करो, कॉपी पर लिखो, उसको उतारो, यानी उसकी नकल करो। ठीक है। और अब यहाँ पर आपका हो गया, आप इतना लिख देंगे तो इनफ होगा। और एक आपको पता है 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, उसमें आपको क्वेश्चन करने होते हैं 18, और इसमें उसी तरह से आते हैं जैसे जो आपका 1 घंटे का पेपर होता है 1 to 5 आपके जो वेरी वो मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके 18 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जैसे आपको टाइम मिले, जैसे लेसन प्लान आपका 2 नंबर का हो गया, एप्लीकेशन आपका 2 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये आपके 2 और 2 4 नंबर आपके ये पक्के होंगे। उर्दू ज़बान जो आपकी ये है कि उर्दू ज़बान के बारे में लिखें, क्वेश्चन कुछ भी घुमा दें, उर्दू ज़बान के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, मतलब आपको उर्दू ज़बान के बारे में लिखना है। तो 2 नंबर इसके हो गए, 6 नंबर ये हो गए। 5 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ टाइप आएंगे, और ऐसे भी नहीं, जितना हमने आपको बताया है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, और जितने हमने ये बताएं जैसे आमोजिश, ये सभी चीज़ें हमने जो पहले मानी जो स्टार्टिंग में हमने बताया, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो वो 5 आप क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। तो 6 और 5 11 हो गए। 1 नंबर आपका कहाँ पे मिल जाएगा, तो आपकी मादरी ज़बान है। ठीक है, यानी आप सेफ जोन में हो गए। सिर्फ सेफ जोन में, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हैंड राइटिंग नोट्स लेकर आते हैं हम आपके समक्ष। तो ऐसा तो नहीं सिर्फ 12 नंबर के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आपके 23 से 24 नंबर तो आपको मिलने चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, अभी जब 2023 में उर्दू का पेपर हुआ था तो उसमें क्या था कि 19 नंबर का ही पेपर आया था। अब बताओ बच्चे उस सूरत में क्या करें, जो 25 नंबर का सारा पेपर यानी सारे पेपर थे वो 25 नंबर के आए थे, यानी 1 घंटे का जो पेपर होता है वो 25 नंबर का होता है ना, लेकिन जब उर्दू का पेपर आया तो वो 19 ही नंबर का पेपर आया था। तो हमने इससे रिलेटेड क्लास भी बनाई थी, पता नहीं बच्चों ने इस पर वर्क किया कि नहीं, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि पहले से ही उन्होंने 6 नंबर ले लिए ना, अब हमको जब नंबर मिलेंगे तो 19 में से ही तो मिलेंगे नंबर, ऐसा तो है नहीं हमको 25 में से मिलेंगे, जब हमने 19 में से ही मिले थे नंबर। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, पेपर चेक कीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जो वहाँ पे एग्ज़ामिनर होंगे भाई ड्यूटी लगी होगी, उनसे आप लोग बात ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर इस बार ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो चलते हैं। हमने कहा ये चीज़ आप लोगों को बता दें, क्योंकि ऐसे तो भाई किसी को इल्म होता नहीं कि भाई जो पिछला था उसमें क्या रिकॉर्ड है, कैसे क्या है, तो इसलिए हमने आपको बताना ये चीज़ ज़रूरी समझी, क्योंकि मेहनत हम करें और उसके बाद हमको फल भी वैसा ना मिले। भाई तैयारी तो हम करके गए कि हम सब करके आएंगे, जब हम 25 नंबर का है और लिख के सब आएंगे वो बात अलग की है। बाई चांस बाई लक ऐसा हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें 1 आध नंबर इधर से उधर हो जाता है। तो चलिए 25 में से भाई 24 मिल गए, 23 मिल गए। अब जब 19 ही नंबर का है तो 19 में से तो भाई हमको अगर हमारा 1 नंबर भी कम हो गया तो हमको 18 ही मिले, 17 ही मिले। और भाई अब जब आप देखेंगे, कोई मार्कशीट देखेगा तो यही तो कहेगा भाई तुमको 18 मिले, 17 मिले। आप किससे कहते फिरोगे कि नहीं पेपर ही 19 नंबर का आया था, उसी में से हमको मिले हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा कर लेना। और उर्दू ज़बान के तरीक़ा तालीम पर रोशनी डालिए। देखिए बार बार वही आ रहा है, तो यहाँ पे चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। तो उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, किसका है, तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका मतलब क्या होता है, तो लश्कर होता है। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, उसी तरह उर्दू में बहुत सारी ज़बान के अल्फाज हैं। उर्दू ने क्या किया है, तमाम ज़बान से असर कबूल किया है और इनके अल्फाज को इस खुशलूबी से अपना कर वो सिर्फ उर्दू के होकर रह गए। यानी क्या है कि देखिए आज उर्दू देखिए सभी लोग बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि उर्दू कैसी ज़बान है, बहुत ही मीठी ज़बान है। आप किसी को उर्दू में अगर डांट भी रहे हैं तब भी सामने वाले बंदे को बड़ा अच्छा लगता है कि ये बोल रहा है, चलो ये बोल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए। तो ऐसी ज़बान ये उर्दू ज़बान है। तो आप लोग लिख लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से कर ले जाएंगे।
और ICT तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो मुश्किल नकल को आसानी से समझा जा सकता है। भाई इसके इस्तेमाल से जो चीज़ जिसमें हमको मुश्किलात पैदा होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और भी देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। तो कौन से सवालात नमहीदी सवालात कहलाते हैं, तो इसमें आपका हो जाता है साबका मालूमात की बुनियाद पर किए गए सवालात, तो ये आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़ौक़ व सलीम की तदरीब ज़बान के किस मकसद के तहत है, तो ये हो जाता है तहज़ीबी मकसद। यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है तहज़ीबी मकसद। और उसके बाद क्वेश्चन है गज़ल की तदरीस का बुनियादी, तो अदबी हसन व सनास्ती और लुत्फ़ अंदाज़, ये हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लफ्ज़ शायर किस से बना है, तो लफ्ज़ शायर किस से बना है, तो शाऊ से। तो यहाँ पे आपका जो ये आप देख लीजिएगा शीन और ऐन और वाव इससे बना है। तो और मक़ासिद के इक्तबार से, यानी एतबार यहाँ पे है थोड़ा सा एतबार, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। एतबार से पढ़ाए जाने वाले असबाब को किसने हिस्सों में यानी कितने हिस्सों में तकसीम किया है या कर सकते हैं, कितने हिस्सों में ये चीज़ कह रहे हैं, तो 4 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में या 5 हिस्सों में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी बांटा है। क्वेश्चन है उर्दू को लश्कर ज़बान क्यों कहा जाता है, तो उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके माने लश्कर हैं। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं, उसी तरह उर्दू में बहुत सारी ज़बान के अल्फाज हैं। उर्दू ने तमाम ज़बानों से असर कबूल किया है और उनके अल्फाज को इस खुशलूबी से अपना कर वो क्या करते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, उर्दू को अपनाना चाहते हैं और उर्दू के होकर ही वो रह गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है क्या है, तो उर्दू के किसी एक नावल निगार का नाम बताएं और इसके 2 नावल के नाम लिखें। तो नावल निगार का नाम हो जाता है प्रेमचंद और नावल के नाम हो जाते हैं गबन और गोदान हो जाते हैं। और कवायद की तदरीस का असल मकसद क्या है, तो कवायद यानी व्याकरण है ना, तो उसका क्या मकसद है, इसको भी अभी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से चलिए देख लेते हैं। कवायद की तदरीस का असल मकसद ज़बान का सही इस्तेमाल, यानी सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना और सही समझना कवायद की तदरीस के दर्जा झेल मकासिद हैं। तो क्या मकासिद हैं, यानी क्या मकसद हैं, तो कवायद से ज़बान की बनावट का इल्म हो जाता है, कवायद ज़बान की गलतियों से बचाती है और रोकती है। समई व बसरी आलात के नाम लिखें। देखिए समई व बसरी अशिया के नाम लिखें, आलात के नाम लिखें, कुछ भी दे दें तो आप लिख ले जाओगे। तो टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, समई व बसरी, तो आपने एक में लिख दिया। अगर समई अलग बसरी अलग और समई बसरी अलग इस तरह से पूछें तो आपको और भी चीज़ें लिखनी होंगी, है ना, वो तो हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। उर्दू तदरीस के तरीक़ा बताएं, तो आपके तरकीबी तरीक़ा, तहलीली तरीक़ा और मखलूती तरीक़ा, ये यानी मखलूत तरीक़ा। इस्म नक़रह की तारीफ़ कीजिए और इसके क्या इसके मतलब एग्ज़ाम्पल भी आपको देने हैं। तो इसमें नक़रह क्या है, यानी कॉमन नाउन। इस्म नक़रह को इस्म आम भी कहते हैं, यानी ऐसा इस्म जिससे किसी ख़ास मुकाम, शख्स, किसी ख़ास शय का इल्म हो, यानी इल्म ना हो बल्कि वो आम हो, यानी कोई ख़ास चीज़ नहीं, क्योंकि इस्म नक़रह यानी कॉमन नाउन है। तो आम चीज़ यानी आम चीज़ का हो, ख़ास का ना हो, वो आम हो,
जाएगा। मसलन लड़की, बिल्ली, गधा, मकान, ये ठीक है। और उसके बाद है तालीम के उसूल में मादरी ज़बान की क्या अहमियत है। तो मादरी ज़बान इस ज़बान को कहते हैं जहाँ बच्चा अपनी माँ से सुनता और बोलता है। देखिए बताया ना कि मादरी ज़बान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी समझ लीजिए आपके प्रश्न पत्र में रखा हुआ ही ये क्वेश्चन है। जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो बस उसे मादरी ज़बान का ही इल्म होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में ही देना चाहिए। और इससे बच्चे को सीखने में क्या होती है, यानी कोई टेंशन नहीं होती है ना, तो वो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। और मंसूबा सबक की तैयारी और इसके अफादतें बयान करें। तो मंसूबा सबक तो हम लोग देख ही चुके हैं कि कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है, तो आप लोग लेसन प्लान अच्छे से सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, हम इसलिए बार बार क्वेश्चन लेकर आए कि आप लोग देख लो कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है, यानी कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुतूत नवेशी पर मुख्तसर नोट लिखें। तो हम अपने ख़यालात का इजहार दो तरीक़ों से करते हैं भाई, कैसे कैसे करते हैं, और तकरीर और किससे करते हैं, तहरीर से। तो यानी तकरीर यानी हम तकरीर कर रहे हैं, जैसे कहते हैं वो मौलवी साहब आए उन्होंने तकरीर की, यानी अपनी बातों को लफ्ज़ों से बयान किया। और तहरीर यानी कहा कि तहरीर उन्होंने लिखी, तो लिख कर और बोल कर। जब मुखातिब माहिर यानी क्या होता है, हाजिर हों, यानी जो सुनने वाले हों वो हाजिर हों, तो तकरीर के ज़रिए यानी बातचीत यानी गुफ्तगू से एक दूसरे से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। यानी तकरीर हम कब करते हैं भाई, जब ही तो हम बोलेंगे जब आप सुनने वाले होंगे, जब हमारे पास लोग बैठे होंगे तो हम क्या करेंगे, तकरीर करेंगे। और तहरीर हम कब करेंगे, तो लेकिन जब लोग हमारे पास नहीं होंगे। आप देखिए ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि जो इसमें भाषा लिखी आप उसी भाषा में आप उसको यूज़ करो, कि भाई जब हमारे पास लोग नहीं होते और हम अपनी बात को उस तक कहना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तहरीर को हम फिर उठाते हैं। हम तहरीरी शक्ल उसको देते हैं। तहरीरी यानी हम ख़त लिखते हैं और ख़त लिखकर हम अपनी बातों को उस तक पहुंचाते हैं। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले हम देख लें, उस पर हम डिस्कस कर लें। खुतूत नवेशी पर मुख्तसर नोट लिखिए। खुतूत नवेशी तो तहरीरी, और यहाँ पे अपने ख़यालात दूसरों के सामने हमको रखना होता है, और जब वो पास में नहीं होता है तो ख़त लिखना होता है। और ख़त कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने उसके होते हैं, तो दो किस्में होती हैं, एक निजी ख़त लिखा जाता है और एक कारोबारी ख़त लिखा जाता है ना। चलते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है गज़ल और नज़्म में फ़र्क बताएं। तो गज़ल क्या है, नज़्म क्या है। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातचीत करने और उनके हुस्न व इश्क का ज़िक्र करना होता है, इसको कहते हैं गज़ल। और नज़्म क्या है, नज़्म के लग़वी माने मोती पिरोने के हैं। क्या है, तो मोती पिरोने के हैं। लेकिन इस्लाम में कलाम मौज़ू को कहते हैं, यानी मौज़ू को कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, गज़ल का पहला शेर मुताल्लक़ कहलाता है और नज़्म का पहला शेर सौदा से बना है। ये दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। अगर अल्फाजों की बात आ जाए, नज़्म और नस्र, तो ये अरबी किसके हैं, तो अरबी ज़बान के। चलिए यहाँ पे हम कुछ और थोड़े से जो मानी है उसको समझ लेते हैं। हालांकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन रिपीटेड चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, रिपीट करना भी ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। जो आपका हो जाता है अमोजिश।
तो आमोजिश मतलब अधिगम यानी सीखना यानी लर्निंग हो जाता है। इक्तसाब तहसील यानी अर्जन, कोई चीज़ हम क्या करते हैं अर्जित करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं इक्तसाब कर रहे हैं यानी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तरसील यानी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन यानी दो लोग आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं यानी तरसील कर रहे हैं। और तदरीस यानी शिक्षण कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है। और तुफ़्ल मरकूज़ तो बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है। और यहाँ पे आपका हो जाता है इल्म तदरीस, तो शिक्षण शास्त्र हो जाता है। विकास इत्तक़ाए हो जाता है। माहिर लिसानियात यानी भाषा विशेषज्ञ, इल्म लिसानियात भाषा विज्ञान। और इशारों की ज़बान तो सांकेतिक भाषा। और यहाँ पे है अलामतों की ज़बान, तो प्रतीकों की भाषा हो जाती है। आवाज़ों की ज़बान यानी ध्वनियों की भाषा हो जाती है। और सामाजिक तामुलात यानी सामाजिक संपर्क हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से भाई देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम और समझ लेते हैं और भी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे यानी रोकेंगे। और उसके बाद फिर जब कल का क्लास होगा तो उसमें हम बोर्ड पर कुछ चीज़ों को समझेंगे और भी जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी समझ लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप ये ना सोचो कि हमको कुछ नहीं आता। आप ये जैसे ही पेपर देखो बस आपको ये लगे कि हमको तो इसमें सब कुछ आता है और हम बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो ज़बान क्या है, तो देखिए हमने कितनी बार जितना ये क्लास हुआ है कम से कम 2-2.5 घंटे का तो है, इसमें ज़बान कितनी बार आया है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में लिख सकते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान का मतलब ये होता है जैसे हम अपनी बात को किसी से कहते हैं तो किसके द्वारा कहते हैं यानी किसके ज़रिए कहते हैं, तो हम ज़बान के ज़रिए कहते हैं। हम अपनी बात को, अपने ख़याल को या हमारे जो ख़यालात हैं उसको हम किसके द्वारा करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, तो हम ज़बान के ज़रिए करते हैं। और ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात और जो हर एक चीज़ का क्या है एक कहने का एक ज़रिया है ना। और जो समाज में हम क्या करते हैं समाजीकरण करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें भी तो हम बहुत बड़ा रोल ज़बान को हो जाता है ना। तो आप इस तरह से लिख देंगे। और ज़बान की पैदाइश इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इतना आप ना ही करें तो ठीक है, बाकी इतना हो गया, इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जितना हमने आपको बताया है ये आप अच्छे से समझ लें, बाकी और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम आपको बताएंगे। और बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें।